नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास विषय हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास विषय में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल, हमने पढ़ लिया था। राजस्थान का इतिहास विषय था हमारा। राजस्थान के इतिहास में हम प्रजामंडल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान या इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कह सकते हैं आप। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा राजस्थान शब्द के बारे में कि किस प्रकार से राजस्थान शब्द जो आज हमारे सामने दिखाई देता है, प्राचीन काल में कौन कौन सी अवधियों में, कौन कौन से समयों में इसके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। तो राजस्थान प्राचीन काल में जो ऋग्वेद है, हमारा प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए जो शब्द हमें दिखाई देता है वो ब्रह्मवर्त शब्द मिलता है। इसके अलावा रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। और सबसे पहले जो लिखित प्रमाण मिलता है, सबसे प्रथम सर्वप्रथम लिखित परिणाम राजस्थान शब्द के लिए जो हमें सबसे पहले लिखित प्रमाण मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख या अभिलेख से। ये विक्रमी संवत 682 ईस्वी का है भाई, 682 का, विक्रमी संवत 682 का बसंतगढ़ जो शिलालेख मिला है सिरोही से। सिरोही से जो खीमल माता मंदिर है वहां से ये प्राप्त हुआ है। ये चावड़ा वंश का जो शासक है वर्मलात, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें दास प्रथा की भी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में दास प्रथा की जानकारी हमें इस शिलालेख के माध्यम से प्राप्त होती है। और इस शिलालेख में सबसे पहले हमें जो शब्द दिखाई देता है वो दिखाई देता है राजस्थानी आदित्य। ये शब्द हमें दिखाई देता है किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में। तो आप ध्यान रखेंगे प्राचीन समय में ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द मिलता है राजस्थान के लिए, रामायण में मरुकांतर शब्द, और लिखित प्रमाण के रूप में बसंतगढ़ शिलालेख को जान सकते हैं विक्रमी संवत 682 ईस्वी का। 682 का ईस्वी सन की अगर बात करें तो 625 का हो जाएगा। 57 साल आगे चलती है विक्रमी संवत ईस्वी सन से। सिरोही में खीमल माता मंदिर से शिलालेख अभिलेख मिला है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के बारे में है। और इसमें सबसे पहले दास प्रथा की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथ हैं जैसे नैनश्री ख्यात और इसके अलावा राजरूपक वीरभाण ने लिखा था राजरूपक, इसमें भी इस प्रकार के राजस्थानी शब्दों के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आधुनिक समय की बात करें तो सबसे पहले जो राजपूताना शब्द है, राजपूताना शब्द का सबसे पहले उल्लेख, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ये राजपूताना शब्द के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देता है वो ग्रंथ है मिलिट्री
मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी ये ध्यान रखें आप कि राजस्थान राजपूताना शब्द का जो सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है ये लगभग 1800 ईस्वी में। कब मिलता है? 1800 ईस्वी में मिलता है। किसके? जॉर्ज थॉमस का जो ग्रंथ है ये लिखा गया है भाई विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन ने ये ग्रंथ लिखा है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलेगा 1800 ईस्वी में मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। इस बात की जानकारी मिलती है कि विलियम फ्रैंकलिन इनका दोस्त था मिस्टर जॉर्ज थॉमस का। ये कहते हैं कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस ही संभवतः ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए आप, राजपूताना शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो 1800 ईस्वी में इस बात का सबसे पहले प्रयोग किया गया है और ये ग्रंथ लिखा गया था 1805 में। कब लिखा गया? 1805 में। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। इस बात की जो जानकारी मिलती है हमें विलियम फ्रैंकलिन के 1805 ईस्वी में लिखे गए ग्रंथ मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। विलियम फ्रैंकलिन कहते हैं कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः वह पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया है? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और मिस्टर जॉर्ज थॉमस के बारे में आप ध्यान रखें, ये आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के। और सर्वप्रथम कहाँ आए थे? शेखावाटी में ही आए थे। सर्वप्रथम कहाँ आए? शेखावाटी में। सबसे पहले शेखावाटी में ही आए थे। तो एक ग्रंथ ये ध्यान रखेंगे जिसमें राजपूताना शब्द का उल्लेख मिस्टर जॉर्ज थॉमस करते हैं। उसके बाद में आगे जाकर 1829 में कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है, उसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। कर्नल जेम्स टोड, इनकी पुस्तक है कौन सी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड बताते हैं राजस्थान जो भूभाग है इसके लिए सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है शब्द वो कौन सा हुआ है? राजस्थान। रायथान, जो राजपूतों के रहने का स्थान हुआ करता था, रायथान रजवाड़ा शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले जो आधुनिक समय में लिखित उल्लेख मिलता है 1829 में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। इसमें राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको राजस्थान दिखाई देता है। तो किस ग्रंथ में राजस्थान जो शब्द सर्वप्रथम दिखाई देता है वो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिखाई देता है। इसका दूसरा नाम भी ध्यान रख लेंगे आप। दूसरा नाम है इस पुस्तक का द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम है, तो ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। अब देखिए द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसका जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन जेम्स क्रूक के द्वारा किया गया था, जेम्स क्रूक के द्वारा किया गया था। और ये किसको समर्पित है? कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित की? तो अपने गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र को। जैनयति ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले थे और ये कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। तो गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र को एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये समर्पित की थी कर्नल जेम्स टोड ने, और इसका हिंदी में अनुवाद किया था हमारे महान इतिहासकार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा क्या किया गया? इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। जेम्स क्रूक ने इसका प्रकाशन किया, गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र को ये समर्पित है, और हिंदी में अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के बारे में ये भी ध्यान रखें, इसके दो खंड है भाई। प्रथम खंड में हमें जो जानकारी मिलती है, प्रथम खंड में ये जानकारी मिलती है कि राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा राजपूताने की जो शासक हैं उनकी वंशावलियाँ, राजपूताने के शासकों की वंशावलियाँ, इसके अलावा सामंती व्यवस्था और मेवाड़ राज्य का इतिहास, उसके बारे में जानकारी मिलती है। पहले खंड में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, राजस्थान के जो पुस्तक है उसके पहले खंड में हमें राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूताने के शासकों की वंशावलियां, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। और द्वितीय खंड में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के द्वितीय खंड में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा जैसलमेर, इसके अलावा हाड़ौती राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हाड़ौती राज्य का इतिहास, इसके बारे में हमें इस पुस्तक के दूसरे खंड में जानकारी मिलती है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। कर्नल जेम्स टोड का एक यात्रा वृत्तांत है भाई, कर्नल जेम्स टोड का यात्रा वृत्तांत, कर्नल जेम्स टोड का यात्रा वृत्तांत, उसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यात्रा वृत्तांत है कर्नल जेम्स टोड का। और इसमें जो हमें जानकारी मिलती है, इसमें जो जानकारी मिलेगी वो पश्चिमी भारत के पर्यटन, किसके बारे में जानकारी मिलेगी? पर्यटन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा राजपूती परंपराओं के बारे में जानकारी मिलेगी, राजपूती परंपराओं के बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजस्थान में प्रचलित अंधविश्वासों के बारे में, इसके अलावा राजस्थान में जो जनजातियां हैं, जनजातियों के जीवन के बारे में, आदिवासियों के जीवन के बारे में, आदिवासियों के जीवन के बारे में, इसके अलावा राजस्थान में जो मंदिर हैं, राजस्थान में जो मूर्तियां हैं, या इसके अलावा जो राजस्थान का अन्य इतिहास है उसके बारे में हमें इस पुस्तक में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो कर्नल जेम्स टोड का जो यात्रा वृत्तांत है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसमें हमें पश्चिमी जो भूभाग है उसके पर्यटन, राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, इसके अलावा आदिवासियों के जीवन,
राजस्थान के मंदिरों मूर्तियों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका प्रकाशन किसने किया था? 1839 की बात है। 1839 में किया किसने? जूलिया कल्टरबर्ग ने। जूलिया कल्टरबर्ग ने, इनकी पत्नी थी, कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और ये किसको समर्पित थी? तो ये भी ध्यान रखें, ये समर्पित थी श्रीमती विलियम हंटर ब्लेयर को। विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित थी। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको ये तो पता ही है कि इलिंगस्टन शहर स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और राजस्थान के इतिहास के पितामह है और घोड़े वाले बाबा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। तो एक बार इसको हम पुनः रिपीट कर लेते हैं ताकि जो बातें आपके दिमाग में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन उत्पन्न करती हैं वो समाप्त हो जाएं। राजस्थान का एकीकरण जो विषय है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का प्राचीन समय में ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। रामायण में मरुकांतर लिखित प्रमाण बसंतगढ़ शिलालेख से मिल रहा है। विक्रमी संवत 682 का सिरोही के खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। चावड़ा वंश के शासक वरमलाद का है। इसमें दास प्रथा की जानकारी मिलती है। राजस्थान शब्द के लिए सबसे पहले राजस्थानी या दित्या शब्द का प्रयोग हुआ है। नैणसिरी ख्यात और राजरूपक में भी हमें राजस्थान शब्दों के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है। राजपूताना शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाला, प्रयोग करने वाला शब्द जो व्यक्ति है वो कौन है? जॉर्ज थॉमस इस बात की जानकारी देता है। 1805 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था विलियम फ्रैंकलिन ने, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और उसमें ये कहता है कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः वह पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? आयरलैंड के। और सबसे पहले कहाँ आए थे? शेखावाटी में आए थे। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द प्रयोग किए गए हैं। दूसरा नाम है पुस्तक का द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन जेम्स क्रुक ने किया, समर्पित है गुरु जैन यति रामचंद्र को। और इसका हिंदी अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया है। पहले खंड में हमें जो जानकारी मिलती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज के राजपूतानी की भौगोलिक स्थिति, राजपूतानी के शासकों की वंशावलियां, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में। और द्वितीय खंड में जो हमें जानकारी मिलती है वो जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती राज्य के इतिहास के बारे में। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड का जो यात्रा वृत्तांत है वो भी ध्यान रखें। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका प्रकाशन 1839 में जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी। मृत्यु के पश्चात ये प्रकाशन हुआ था। और ये किसको समर्पित है? विलियम हंटर ब्लेयर को। और इसमें हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उसका पर्यटन, पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भारत के पर्यटन, राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिर और मूर्तियों का उल्लेख या इतिहास पता चलता है। और कर्नल जेम्स टोड को आप घोड़े वाले बाबा या राजस्थान के पितामह के रूप में जानते हैं। इलिंगस्टन शहर स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ स्वतंत्रता के समय हमारे भूभाग में राजस्थान में 19 रियासतें, कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतें। इसके अलावा 3 ठिकाने और एक था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ सीप जिसको कहा जाता था। चीफ कमिश्नरी प्रांत या क्षेत्र कह सकते हैं। ये था अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान का एकीकरण अगर हम लोग करेंगे, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था
तो आज़ादी के समय राजस्थान वर्तमान राजस्थान की तरह नहीं था, ये 19 रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ पर 3 छोटे ठिकाने हुआ करते थे जहाँ पर स्वतंत्र रूप से शासक शासन चलाया करते थे। कौन कौन से थे? तो एक था नीमराना, अलवर में पड़ता है ये, एक था कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और एक था लावा। एक कौन सा था? लावा। तो ये जयपुर रियासत में आता था, वर्तमान समय में ये टोंक जिले में पड़ता है। तो ये 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा। अब जब तक इनको नहीं मिलाया जाएगा, आपस में इनका एक संघ नहीं बनेगा, तब तक राजस्थान का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से इनकी रियासतें थी, इनका राज्य यहाँ पर हुआ करता था, ये स्वतंत्र रूप से शासन चलाते थे। अब अगर राजस्थान को अखंड एक बनाना है तो सभी को एक एक करके क्या करना होगा? मिलाना होगा, इनको एकीकृत करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या होता है। 1935 में एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, इस भारत शासन अधिनियम में यह प्रस्ताव दिया गया था कि जो देशी राज्य हैं या देशी रियासतें हैं, देशी रियासतें, उनको अखिल भारतीय संघ में मिला दिया जाए, मिलाने का प्रस्ताव दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह तय किया गया था कि जो देशी राज्य हैं, देशी रियासतें हैं, उन सभी देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय जो संघ है उसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव के ऊपर राजाओं ने कोई रुचि नहीं दिखाई, यानी राजा इच्छुक ही नहीं थे, राजाओं ने कोई रुचि नहीं दिखाई, तो इस प्रकार का कोई संघ नहीं बन पाया। कोई संघ नहीं बन पाया और इसका प्रमुख कारण क्या था? राजा लोग, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि इस प्रकार का कोई अखिल भारतीय संघ बने और उस संघ में हम शामिल हो, क्योंकि ये तो स्वतंत्र रूप से शासन चलाने का कार्य कर रहे थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम 1939 में। फिर भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो, भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने भी ऐसा ही प्रस्ताव दिया था, संघ में विलय का प्रस्ताव दिया था। देशी रियासतों का संघ में विलय का क्या दिया? प्रस्ताव, विलय की बात कही कि इनको भी क्या कर दिया जाए, देशी रियासतों को भारतीय संघ में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी कोई विशेष जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो अमल में नहीं आ सकी। और उसके बाद में आपको पता है समय समय पर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, और इसके अलावा 1945 में कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और ये भी ध्यान रख लें, कोई विशेष बात तो नहीं है, फिर भी क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इन्होंने भी विलय की बात क्या कही? आंशिक रूप से विलय की बात कही कि इनको जो देशी रियासतें हैं इनको क्या कर दिया जाना चाहिए, भारतीय संघ में मिला दिया जाना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन ने भी देशी रियासतों के विलय की क्या कही थी? बात कही थी कि आंशिक रूप से ये बात कही थी कि क्या कर दिया जाना चाहिए, विलय कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कोई यहाँ पर अभी भी इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हुई। और उसके बाद में आगे जाकर 25-26 जून 1946, 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा कह सकते हैं, मेवाड़ महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह।
मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ये चाहते थे कि गुजरात और मालवा इन्होंने सभी गुजरात और मालवा के शासकों को आमंत्रित किया कि आप आए, हम सभी लोग मिलकर गुजरात, मालवा और जो हमारा भूभाग है ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, एक राजस्थान यूनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राजस्थान यूनियन का प्रस्ताव दिया, गठन करने का प्रस्ताव तैयार किया कि राजस्थान यूनियन का क्या करेंगे, गठन करेंगे। 25-26 जून 1946 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने गुजरात और मालवा के शासकों का एकत्रित किया उदयपुर में और राजस्थान यूनियन के गठन करने की बात कही। और उसके बाद में आगे जाकर फिर 23 मई 1947 को मेवाड़ महाराणा, जो मेवाड़ महाराणा है भूपाल सिंह जी, भूपाल सिंह के वैधानिक सलाहकार थे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के एम मुंशी के कहने पर एक बार पुनः राजाओं का क्या बुलाया गया, सम्मेलन। इनके कहने पर क्या बुलाया गया, राजाओं का या उनके प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया। और इस सम्मेलन में अब की बार जयपुर, बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं, जोधपुर, बीकानेर, वो सारे के सारे शासक शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा जो संघ बनाया जाना तय किया जा रहा था यहाँ पर कि ऐसा एक संघ बनाएंगे, सभी रियासतों को मिलाकर हम एक राजस्थान यूनियन का गठन करेंगे। 23 मई 1947 को के एम मुंशी के कहने पर भूपाल सिंह जी ने पुनः राजाओं का सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासकों ने क्या कर दिया भाई, मना कर दिया कि हम इस प्रकार के जो आप यूनियन बनाना चाहते हैं, जो संगठन बनाना चाहते हैं, उसमें शामिल नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जो राजस्थान यूनियन बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे थे, अब वो क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। और आपको पता है फिर जयपुर के जो शासक थे, जयपुर के शासक कौन थे, मान सिंह द्वितीय, स्वाभिमान सिंह द्वितीय। और इनके जो दीवान थे, प्रधानमंत्री दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी। तो इनके कहने पर भी यहाँ पर राजाओं का एक बड़ा क्या बुलाया गया था, सम्मेलन, उनके प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया था। लेकिन ये अपनी तरफ से अलग यूनियन बनाना चाहते थे, लेकिन ये भी क्या रहा, असफल रहा कि ये भी आगे कदम नहीं बढ़ाए जा सके इस सम्मेलन की दिशा में। तो जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय ने अपने दीवान वीटी कृष्णमाचारी के कहने पर एक सम्मेलन बुलाया राजाओं का, लेकिन ये भी सफल नहीं हो सका। ऐसे ही प्रयास किए कोटा के महाराव भीम सिंह ने भी ऐसे प्रयास किए कि वो भी चाहते थे कि अपना अलग से यूनियन बनाकर हाड़ौती यूनियन बनाया जाए। कोटा महाराव भीम सिंह ने भी क्या किए, प्रयास किए। ऐसे ही प्रयास किए जो डूंगरपुर महारावल थे, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, इन्होंने भी ऐसे प्रयास किए थे कि अपने यहाँ पर भी क्या बनाई जाए, सभी राजाओं को मिलाकर ये अपनी अलग से वागड़ यूनियन बनाना चाहते थे। तो इन्होंने भी ऐसे क्या किए, प्रयास किए। लेकिन ये प्रयास सारे के सारे क्या रहे, असफल रहे। तो अभी तक तो एकीकरण की दिशा में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो कोई भी सफल नहीं हो रहा है। डूंगरपुर जो मारावल हैं लक्ष्मण सिंह, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे भाई, ये 1977 में बीच में ये बात बता देता हूँ मैं, ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। और 1967 में तो एक बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आगे भी आ गए थे, लेकिन ये पिछड़ गए। फिर 77 में क्या बने थे, विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और ये उच्च किस्म के शिकारी और क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। क्रिकेट के शानदार क्या थे, खिलाड़ी थे। इनके भाई भी थे राज सिंह डूंगरपुर, नाम सुना होगा आपने, राज सिंह डूंगरपुर।
जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, उनके अध्यक्ष रहे हैं राज सिंह डूंगरपुर। इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो लक्ष्मण सिंह जी के भाई थे राज सिंह डूंगरपुर, और इनके एक भाई और थे, उनका नाम था नगेंद्र सिंह। क्या नाम था? नगेंद्र सिंह डूंगरपुर। और इनके बारे में भी आपको जरूर पता होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या बने थे? जज बने थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है, उसमें इन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। दूसरे कार्यकाल में तो ये क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो कितना गौरवशाली इतिहास रहा होगा आप समझ सकते हैं। लक्ष्मण सिंह जी का खुद भी शानदार खिलाड़ी और शिकारी हुआ करते थे। विधानसभा अध्यक्ष बने, एक बार मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन बन नहीं पाए। 1967 में इनके भाई राज सिंह डूंगरपुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान के क्रिकेट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इनके अन्य भाई थे नगेंद्र सिंह डूंगरपुर, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश। 2 कार्यकाल रहे इनके, 2 कार्यकाल। और दूसरे कार्यकाल में क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये ध्यान रखेंगे। और कोटामाराव भीम सिंह, इनकी पुत्री थी भुवनेश्वरी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी। तो उनको सबसे पहले शूटिंग में अर्जुन अवार्ड मिला था। पिता पुत्री की जोड़ी को जो सबसे पहले अर्जुन अवार्ड मिला था वो यहीं पर मिला था, भीम सिंह और इनकी पुत्री को। तो ये भी ध्यान में रख लेना, कोई विशेष बातें तो है नहीं। उसके बाद में अगर और बातें करें, हम आगे चलते हैं। 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने एक रियासती सचिवालय का गठन किया। किसका गठन किया? रियासती सचिवालय। रियासतों के एकीकरण करने की दिशा में रियासती सचिवालय बनाया गया। और इस सचिवालय का जो अध्यक्ष बनाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष थे, घबराने वाले नहीं थे भाई। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो इसके रियासती सचिवालय या विभाग के जो सचिव बने थे वीपी मेनन। कौन बने थे? वीपी मेनन। और उसके पश्चात एकीकरण की दिशा में कदम उठाए जाने लगे। और रियासती सचिवालय इन्होंने आदेश कर दिया कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, जनसंख्या क्या है? 10 लाख से ज़्यादा, जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। और ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, आय 1 करोड़ से ज़्यादा है, आय 1 करोड़ से क्या है? ज़्यादा, तो क्या रह सकती हैं? स्वतंत्र रह सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं। ऐसा आदेश रियासती सचिवालय ने जारी कर दिया। और ऐसी जो मापदंड है, इस मापदंड को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी थी? तो उदयपुर, इसके अलावा जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, और जोधपुर के पास में ही बीकानेर। तो ये 4 रियासतें ऐसी थी जो रियासती सचिवालय द्वारा जारी किए गए आदेश का जो मापदंड था उसको पूरा करती थी। 10 लाख से ज़्यादा इनकी आबादी थी और आय 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी। ये स्वतंत्र रह सकती थी, इस दायरे में ये आती थी। आसानी से इनका एकीकरण हुआ नहीं, आगे जाकर होगा। अब देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था, आपको पता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को सर्वमान्य रूप से पारित हो गया था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो धारा 8 थी, इसकी धारा 8 या नियम 8 में ये कहा गया, धारा 8 या नियम 8 में जो देशी रियासतें थी उसके ऊपर, देशी रियासतों पर से ब्रिटिश जो सर्वोच्चता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटिश जो सर्वोच्चता है
वो क्या हो गई थी भाई, समाप्त हो गई थी। देशी रियासतों पर अब अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं रह गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नियम 8 में ये बात लिखी गई थी। और उसके पश्चात विलय में कुछ समस्याएं आई, विलय आसानी से नहीं किया जा सकता था, विलय में समस्याएं उत्पन्न हुई। कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो ये समस्याएं आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सी समस्याएं थी। कि एक तो पहली समस्या तो ये आती है कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये जो रियासतें थी, बड़ी रियासतें थी, ये सारी की सारी सीमांत क्षेत्र में, कहाँ पर, सीमांत क्षेत्र में थी। सीमांत क्षेत्र में होने का मतलब अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो ये रियासतें किधर जा सकती थी, पाकिस्तान में जा सकती थी। तो ये बड़ी समस्या थी। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें सीमांत क्षेत्र में उपस्थित थी, इनका यहाँ पर होना ही विलय में समस्याएं खड़ी करता है भाई। उसके बाद में दूसरी बात है राजाओं की महत्वाकांक्षाएं। राजा चाहते ही नहीं थे कि हम लोग एक होकर एक संगठन का हिस्सा बने। अपनी आपसी क्या थी, महत्वाकांक्षाएं थी। इसके अलावा तीसरी जो बात है वो ये थी, मेवाड़ महाराणा तो ये समझता था कि उसका तो गौरवशाली इतिहास रहा है। मेवाड़ महाराणा ये क्या मानता था कि उसका इतिहास क्या रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। तो मेवाड़ महाराणा अपने गौरवशाली इतिहास के कारण विलय के इच्छुक नहीं थे, विलय के इच्छुक नहीं थे, विलय के इच्छुक नहीं, ये नहीं चाहते थे कि अपनी रियासतों का विलय भारत संघ में किया जाए। ये कुछ समस्याएं थी। इसके अलावा और भी, जैसे इधर वाली जो अलवर भरतपुर है, यहाँ पर कुछ समस्याएं थी। अलवर भरतपुर में सांप्रदायिक स्थिति थी भाई, अलवर भरतपुर में सांप्रदायिक स्थिति क्यों थी। देखिए, अलवर के शासक थे तेज सिंह, अलवर के शासक कौन थे, तेज सिंह, और इनके जो दीवान थे, इनके दीवान थे एन.बी. खर्रे, नारायण भास्कर खर्रे इनका नाम था। तो इन दोनों का नाम आ गया कहां पर, गांधी जी की हत्या में। गांधी जी की हत्या में इनकी भूमिका थी वो संदिग्ध थी। अलवर रियासत ने तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था। तो गांधी जी की हत्या में इनकी भूमिका क्या लगती थी, संदिग्ध लगती थी। ऐसा माना गया है कि अलवर के शासक तेज सिंह जी ने अपने यहाँ पर जो महात्मा गांधी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसको संरक्षण दिया था, और उसमें दीवान एन.बी. खर्रे की प्रमुख भूमिका थी संरक्षण में। तो गांधी जी की हत्या में इनकी भूमिका संदिग्ध लग रही थी, तो इनको फिर क्या कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, नजरबंद। 7 फरवरी 1948 को इनको नजरबंद कर दिया गया। और भरतपुर के जो शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, इन्होंने तो शासन भारत सरकार को सौंप दिया था, इन्होंने शासन सौंप दिया, और यहाँ का फिर प्रशासक बनाया गया था एस.एन. सप्रू को। प्रशासक किसको बनाया गया था, एस.एन. सप्रू को। तो ये भी ध्यान रखें। इस प्रकार की कुछ समस्याएं थी। लेकिन जब देश आज़ाद होगा तो स्वतंत्रता से पहले ही सभी रियासतों ने, राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने क्या कर दिया था भाई, भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। तो विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो आपको पता होगा बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे भाई। कब, 7 अगस्त 1947 को। और सबसे अंत में धौलपुर ने किए थे। सबसे अंतिम जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे, धौलपुर।
और इस स्वतंत्रता से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे उदयभान सिंह जी ने। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर ने किए और सबसे अंत में धौलपुर ने किए थे। अब राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होगा? तो राजस्थान का एकीकरण होगा 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। 7 चरणों में होगा। और इसमें सबसे पहले प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में प्रथम चरण का क्या नाम रखा गया? तो सबसे पहले प्रथम चरण का नाम ध्यान रखेंगे मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ। किसके नाम पर रखा गया? किसके सुझाव पर रखा गया? के.एम. मुंशी के सुझाव पर। के.एम. मुंशी के सुझाव पर। सुझाव पर नाम रखा गया मत्स्य संघ। प्राचीन समय में ये जो इलाका था मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा कि इस जो ये इलाका है इसको मत्स्य संघ का नाम दिया जाना चाहिए। और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें? 4 रियासतें शामिल हुई। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और इसके अलावा करौली, ये शामिल होती हैं। और साथ में एक ठिकाना भी था भाई, नीमराना। राव राजेंद्र सिंह यहाँ के स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। ये भी क्या हो गया? शामिल हो गया। 4 रियासतें और एक ठिकाना क्या होता है? मत्स्य संघ में शामिल कर लिया जाता है। अब मत्स्य संघ, इसकी राजधानी किसको रखा गया? राजधानी अलवर को ही। राजधानी किसको रखा गया? अलवर को। राजधानी अलवर को रखा गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? शुरुआत कब हुई? तो ये 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को भरतपुर फोर्ट में, भरतपुर जो किला था उसमें एन.वी. गौडगिल द्वारा, जो भारत सरकार के खनिज मंत्री हुआ करते थे, नरहरि विष्णु गौडगिल, उनके द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया 18 मार्च 1948 को भरतपुर फोर्ट में। लेकिन राजधानी किसको रखा गया था? अलवर को रखा गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। 4 रियासतें शामिल हो गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराना शामिल हो गया। बात करें प्रथम चरण मत्स्य संघ की, इसका जो राज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख भी बनाया गया। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? तो उपराज प्रमुख बनाया गया था, ये आप ध्यान रखें, उपराज प्रमुख बनाए थे गणेश पाल को। गणेश पाल ये कहाँ के शासक थे? करौली की। बात करें और प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को। और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी। भरतपुर में प्रमुख भूमिका रहेगी इनकी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उप प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की बात करें तो वो भी देख लें, अन्य मंत्री कौन कौन थे शामिल। अन्य मंत्री गोपीलाल यादव, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, और इसके अलावा बात करें डॉक्टर मंगल सिंह। ये अन्य मंत्री थे भाई।
तो इस प्रकार से पहला क्या बन गया, पहले चरण में मत्स्य संघ की स्थापना होती है। वापस देख लें, के.एम. मुंशी के सुझाव पर नाम रखा गया मत्स्य संघ। 4 रियासतें, एक ठिकाना इसमें शामिल होता है। राजधानी अलवर को बनाया जाता है। उद्घाटन 18 मार्च 1948 को भरतपुर फोर्ट में नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा, भारत सरकार के खनिज मंत्री थे, इनके द्वारा किया गया। राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह जी को बनाया गया। हमारे राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर हैं उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली को बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। और अन्य मंत्रियों में गोपीलाल यादव, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीव लाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह को स्थान दिया गया। और जब ये शामिल हो गए तो इनको प्रीवी पर्स भी दिया गया। अलवर वाले राजा को प्रीवी पर्स थोड़ा ज़्यादा दिया गया भाई, क्योंकि इनका शासन ज़्यादा हुआ करता था। 5,20,000 के लगभग 5,02,000 दिया गया लगभग। भरतपुर वाले को 2,64,000 दिया गया। किसको, जो धौलपुर वाले हैं उनको, और करौली वाले को थोड़ा कम दिया गया 1,05,000 के लगभग। तो ये भी ध्यान में रख लेना, कोई विशेष बातें नहीं है प्रीवी पर्स की, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। प्रथम चरण आपका कंप्लीट हो गया है अभी, मत्स्य संघ इसमें बना था। उसके बाद में जो द्वितीय चरण होगा, द्वितीय चरण में हम लोग देखेंगे जो नाम पूर्व राजस्थान क्या रखा गया, पूर्व राजस्थान कह दें या राजस्थान संघ कह दें, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। राजस्थान संघ सही रहेगा क्योंकि काफी ज्यादा रियासतें इसमें शामिल हुई थी भाई। राजस्थान संघ ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको ध्यान रखें। तो द्वितीय चरण में राजस्थान संघ का निर्माण किया गया, पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया। और इसमें 9 रियासतें, कितनी रियासतें, 9 रियासतें शामिल हुई। 9 रियासतें एक हुई, 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो 9 रियासतें आप ध्यान रखें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसके अलावा और देखें तो टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। ये 9 रियासतें हो गई, आप देख सकते हैं 9 रियासतें। ये 9 रियासतें दूसरे चरण में राजस्थान संघ में शामिल हुई थी। टोंक और किशनगढ़ और जो शाहपुरा है, ये 2 रियासतें ऐसी थी इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। छोटी रियासतें थी किशनगढ़ और शाहपुरा, और एकीकरण के समय इनको अजमेर मेरवाड़ा में मिलाने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, विरोध किया कि हम नहीं मिलना चाहते हैं। इन दोनों रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और एक ठिकाना भी है भाई, एक ठिकाना कुशलगढ़, या राठौड़ों का ठिकाना हुआ करता था कुशलगढ़, बांसवाड़ा में पड़ता है। राठौड़ सामंत हुआ करते थे यहाँ पर, ये भी क्या हो गया, शामिल हो गया। तो एक बार द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। 9 रियासतें और एक ठिकाना इसमें क्या किए गए, शामिल किए गए। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, ये रियासतें 9 रियासतें थी। और 2 रियासतें जिनमें किशनगढ़, शाहपुरा ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, और इनको अजमेर मेरवाड़ा में भी मिलाने की सिफारिश की गई थी। और एक ठिकाना कुशलगढ़ शामिल हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो कोटा को बनाई गई थी। राजधानी किसको बनाया गया, कोटा को बनाया गया था, कोटा को बनाया गया। और इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन किया जाएगा 25 मार्च, जो पहले वाला है 18 मार्च, उसके जस्ट 7 दिन बाद में ही 25 मार्च 1948 को। इससे पहले 23 मार्च को उदयपुर को मिलाने का प्रस्ताव आया था,
उन्होंने खुद ने, वहाँ के शासक ने कहा था कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया कि आपको विधिवत रूप से अलग से ही शामिल किया जाएगा। तो फिर पहले नंबर आ गया 25 मार्च 1948 को। वो कोटा से पहले मिलना चाहते थे उदयपुर वाले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उद्घाटन फिर 25 मार्च 1948 को हुआ। कहाँ पर? कोटा में। किसके द्वारा? वही नरहरि विष्णु गौडगिल द्वारा। इन्होंने द्वितीय चरण का या राजस्थान संघ का उद्घाटन कर दिया 25 मार्च 1948 को कोटा में। और इसमें जो राज प्रमुख बनाए गए, जाहिर सी बात है कौन बनेंगे? राज प्रमुख कोटा वाले बनेंगे, महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह, इनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। इसके अलावा नाराज हो गए थे भाई बूंदी वाले, तो इनको फिर वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह। बहादुर सिंह कहाँ के थे? बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के थे। और फिर एक और थे भाई छोटे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया किनको? महारावल लक्ष्मण सिंह को, डूंगरपुर वाले को। महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को क्या बनाया गया था? यहां पर कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो ये भी ध्यान रख लेंगे, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे भाई। गोकुल लाल असावा कहाँ के थे? शाहपुरा के प्रधानमंत्री थे, शाहपुरा के पीएम थे। और उनको फिर यहाँ पर जो द्वितीय चरण था, इसमें क्या बना दिया गया? द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री, द्वितीय चरण में राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो एक बार पुनः देख लीजिए, द्वितीय चरण में 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ, राजस्थान संघ के नाम से इनको रखा गया। राजधानी कोटा को बनाया गया। उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ। और कहां पर हुआ? कोटा में नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राज प्रमुख किसको बनाया गया? महाराव भीम सिंह कोटा को। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो शाहपुरा के क्या थे? पीएम थे। तो ये था आपका दूसरा चरण। तो 9 रियासतें तो अब हो गई, मत्स्य संघ में 4 अलग से ही हैं, वो 2 ठिकाने भी शामिल हो गए। अब आ जाएगा आपका यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा रियासतें शामिल हो जाती हैं भाई, 9 रियासतें एक ठिकाना शामिल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो शासक थे उनको प्रीवी पर्स दिया गया। सबसे ज़्यादा प्रीवी पर्स दिया गया था महाराव भीम सिंह को। ये लगभग 7 लाख, कितना दिया गया था? 7 लाख। 2,82,000 बूंदी वाले को दिया गया था, 2,64,000 टोंक वाले को दिया गया था। लक्ष्मण सिंह जी को 1,98,000 दिया गया था। बाकी जो शाहपुरा वाले थे ये तो काफ़ी छोटे थे भाई, यहाँ पर तो इनको लगभग 90,000 ही दिया गया था। 1 लाख के लगभग सभी को प्रीवी पर्स दिया गया था। तो ये दूसरा चरण आपका कंप्लीट होता है। और उसके बाद में आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण में इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान क्यों रखा गया इसका नाम? तो इसमें एक तो राजस्थान संघ पहले वाला है वो शामिल हो जाएगा, राजस्थान संघ शामिल हो जाएगा। और इसमें प्लस में मेवाड़, कौन सी रियासत शामिल होगी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत क्या हो गई? शामिल हो गई। मेवाड़ रियासत, केवल एक ही रियासत शामिल हुई थी संयुक्त राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में। और संयुक्त राजस्थान की आपको पता है, जाहिर सी बात है, मेवाड़ रियासत शामिल होगी तो राजधानी भी किसको बनाया जाएगा? उदयपुर को। किसको बनाया जाएगा? उदयपुर को बनाया जाएगा। और मेवाड़ जो इसका उद्घाटन है, इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 18 अप्रैल
1948 को किया गया था। कहाँ पर? उदयपुर में। और इस बार इसका जो उद्घाटन करने आएंगे वो खुद आएंगे, कौन? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदयपुर में क्या किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था एकीकरण के तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को। और इसमें केवल एक मेवाड़ रियासत शामिल हुई थी। इसकी राजधानी भी किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख आपको पता है कौन बनेंगे? जो मेवाड़ के महाराणा है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी। काफी बड़ा नाम था भाई ये, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि एक बार ये मेवाड़ वाले एकीकरण में शामिल हो जाएं, उसके पश्चात काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी शामिल हो गए। हालांकि इन्होंने मांग तो की थी प्रीवी पर्स की 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं थी 20 लाख देने में, कोई समस्या नहीं थी, आसानी से इनको 20 लाख प्रीवी पर्स भी दिया गया। 10 लाख प्रीवी पर्स, 5 लाख इनको वेतन के रूप में दिया गया, 5 लाख धार्मिक कार्यों के खर्च के लिए दिया गया। तो राज प्रमुख किसको बना दिया गया था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। अब यहां पर वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बनेंगे? तो ये कोटा वाले बनेंगे, भीम सिंह कहाँ के? कोटा के। इसके अलावा अब कनिष्ठ, भाई सभी को राजी रखना था, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, तो ये बन जाएंगे बहादुर सिंह कहाँ के? बूंदी के। और इनके साथ में डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, इनको क्या बनाया गया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था कि ताकि कोई नाराज न हो सके। यानी मंत्रिमंडल में स्थान तो दे दिया, लेकिन किसी प्रकार से कोई नाराजगी न रहे, इसके लिए ये प्रयास भी किए गए थे। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री सब नाम धन्य पता है, माणिक्यलाल वर्मा। किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। और उप प्रधानमंत्री भी बनाएंगे भाई गोकुललाल असावा को। उप प्रधानमंत्री किन को बनाया गया? गोकुललाल असावा को। जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अब इस चरण में संयुक्त राजस्थान में क्या बनेंगे? उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मेवाड़ के जो एक बड़े नेता रहे माणिक्यलाल वर्मा। और अन्य अगर मंत्रियों की बात करें जो शामिल हुए, अन्य जो मंत्री शामिल होते हैं वो कौन शामिल होते हैं? तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, मोहनलाल सुखाड़िया शामिल हो गए। प्रेम नारायण माथुर शामिल हो गए। भूरेलाल भैया, भोगीलाल पांड्या। इसके अलावा और बात करें, ब्रज सुंदर शर्मा, अभिन हरि। तो ये कुछ प्रमुख लोग थे, इनको भी क्या किया गया? शामिल किया गया। अन्य मंत्री यानी मंत्रिमंडल में शामिल अन्य लोग ये भी थे। और मंत्रिमंडल में सामंतों की भागीदारी को लेकर भी क्या हुआ था? गतिरोध उत्पन्न हुआ था। तो ये तीसरा चरण आप ध्यान रख लें। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया, और इसमें राजस्थान संघ के साथ में केवल एक रियासत को मिलाया गया, मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत को मिलाया गया। राजधानी उदयपुर का रखा गया। उद्घाटन इसका 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया। और प्रधानमंत्री इसके साथ में लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को भी क्या बनाया गया था? कनिष्ठ उपराज प्रमुख, ताकि मंत्रिमंडल में कोई नाराजगी न हो। प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। और अन्य मंत्री जो शामिल हुए, मोहनलाल सुखाड़िया, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया, भोगीलाल पांड्या, ब्रज सुंदर शर्मा, अभिन हरि, ये सारे शामिल हुए। और
सामंतों की भागीदारी को लेकर यहाँ पर मंत्रिमंडल में गतिरोध भी बना था। तो मेवाड़ महाराणा जो थे भूपाल सिंह जी, इनके बारे में यहाँ पर ध्यान रख लें। भूपाल सिंह ने 20 लाख प्रीवी पर्स की क्या की, मांग की, प्रीवी पर्स की मांग की, और ये उन्हें दिया भी गया भाई। 10 लाख तो प्रीवी पर्स के रूप में दिया गया। प्रीवी पर्स राजाओं के विशेष अधिकार हुआ करते थे। 5 लाख वेतन और 5 लाख धार्मिक खर्च के रूप में दिया गया। धार्मिक खर्च के रूप में ये इस प्रकार से इन्होंने मांग की थी, ये इनको मिला भी था, तो ये भी ध्यान में रख लेना। तो एकीकरण के तीसरे चरण तक हम पहुंच गए हैं। आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।